Hello students, I am Arun Gupta again with my video 4 on French Revolution class 9th। पिछले वीडियो 3 में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार फ्रांस के राजा लुई 16 और मैरी एंटोनेट का अंत हुआ और फ्रांस को मोनार्की से छुटकारा मिला। और ये सब काम जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी, जिसकी शुरुआत जिसने पहले नेशनल असेंबली अपने आप को डिक्लेयर किया था, उसने किया। पहले मोनार्की पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस, कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई और बाद में लुई 16 को और उसकी क्वीन को देशद्रोही माना गया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर आपको मिलेगा पेज 16 पर एनसीईआरटी में। रीन ऑफ टेरर था फ्रॉम 1793 से 1794 तक। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन भी है कि विच पीरियड इन फ्रांस इज़ नोन एज रीन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का समय किस पीरियड को कहा जाता है फ्रांस में। तो वो 1793 से 1794 तक रहा। तो लुई 16 के बाद फ्रांस का कंट्रोल किसके हाथ में आया? जो मेन क्लब था जैकोबिन, उसका लीडर था रॉब्सपियरी। रॉब्सपियरी को फ्रांस का कंट्रोल दे दिया गया और वही जिम्मेदार था इस रीन ऑफ टेरर के लिए। वाई? बिकॉज ही फॉलोड वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़। उसने बहुत ही सख्त पॉलिसीज़ अपनाई फ्रांस के ऊपर राज्य करने के लिए। जैसे कि जितने भी पहले एक्स नोबल्स थे, मतलब जो अब एक्स नोबल्स हो गए, जो लुईस 16 के अंडर काम करते थे, एक्स नोबल्स, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी दूसरी राजनीतिक दलों के लोग थे, नोबल्स थे या फिर क्लर्जी थे, या आप कह सकते हैं कि इवन उसकी पार्टी के लोग जो उसकी पॉलिसी को नहीं मानते थे, ही अरेस्टेड ऑल ऑफ देम। उसने उन सबको गिरफ्तार करवाया एंड ही गुलिटेंड देम। गुलिटेंड क्या होता है? गुलिटेंड एक डिवाइस होती है जिसको मैन्युफैक्चर किया था या इन्वेंट किया था डॉक्टर गुलिटन ने। तो उनके नाम पर ही गुलिटन का इस पनिशमेंट का नाम रख दिया गया। तो गुलिटन कंसिस्टेड ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड फ्रॉम विच ए पर्सनस हेड इज़ beheaded। मतलब कि गुलिटन एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर 2 बैम्बू लगे थे, 2 पोल लगे थे और एक ब्लेड लगा था बहुत ही शार्प बीच में। जिस आदमी को फांसी की सज़ा होती थी उसे उस ब्लेड के ऊपर लिटा दिया जाता था और पोल्स को प्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था, उसका सिर काट दिया जाता था। beheaded मतलब सिर काटना। तो उसने बहुत सारे लोगों को गुलिटेंड करवाया। आई रिपीट अगेन कि एक्स नोबल्स थे जो लुई 16 के नोबल्स थे, या फिर उसकी अपनी पार्टी के लोग, या जो दूसरी पार्टीज़ के राजनीति के लोग थे, उन सबको उससे मरवा दिया। तो ही फॉलोड ए वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू रूल ओवर द फ्रांस। यहाँ तक कि उसके अपनी पार्टी के मेंबर भी उससे नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि सर आप ऐसे मत करिए, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ मत फॉलो करिए, जनता विद्रोह कर देगी किसी जनाब के ख़िलाफ़। बट ही डिड नॉट लिसन टू देम, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, इसी पेज पर, रीन ऑफ टेरर का नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमारे मिस्टर रॉब्सपियरी ने बहुत सारे रूल्स भी बनाए। जैसे कि पहला रूल था, ही रैशनड मीट एंड ब्रेड। मीट एंड ब्रेड पर उसने राशन लगा दिया गया कि सबको लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा। इसके अलावा जो एक एक्सपेंसिव फ्लोर होता है सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का फ्लोर, उसकी सेल पर उसने रोक लगा दी कि वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में। और वो चाहता था सबको एक जैसा खाना मिले, जिसका नाम था इक्वालिटी ब्रेड, जिसको फ्रांस में बोलते हैं, फ्रेंच भाषा में बोलते हैं पाइन जैगलाइट। ये आपको इसी पैराग्राफ में वर्ड मिलेगा। तो ये पाइन जैगलाइटी का मीनिंग भी एक वर्ड में आ सकता है। इसका नाम मतलब था इक्वालिटी ब्रेड। तो इक्वालिटी ब्रेड सबको मिलती थी और ये इक्वालिटी ब्रेड होल व्हीट की बनी होती थी। होल व्हीट, पूरे गेहूं की, यानी कि इसमें काफ़ी मोटा होता था ये फ्लोर। इसके अलावा इसने बहुत सारी स्पीचेस वगैरह दी और जितने भी ये टाइटल्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मॉन्शियर मतलब सर वगैरह, और मैडम यानी कि मैडम,
इन सबको उसने हटा दिया। जितने भी फ्रेंच मेन थे और वुमेन थे, अब उनको क्या कह के बुलाते थे? वुमेन और मेन के लिए था सिटोयन और वुमेन के लिए सिटोयनी। आई रिपीट, जितने भी फ्रेंच मेन थे अब उनको सिटोयन बोला जाता था एंड वुमेन को सिटोयनी। इसके अलावा उसने और क्या चेंजेस किए? चर्चेस जितने भी थे सबको शट डाउन कर दिया। जो पहले क्लर्जी लोग थे, प्रीस्ट थे, उनके हाथ में चर्च होते थे, सारे चर्चेस को बंद कर दिया और बंद करके उनका क्या बनवा दिया? उनके बैरक्स या ऑफिसेस उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। बैरक्स क्या होते हैं? जहाँ पर आर्मी के लोग रहते हैं, सेना रहती है। या फिर उसने गवर्नमेंट ऑफिसेस में जितने भी चर्चेस थे सबको बदलवा दिया। तो रॉबस्पियर की पॉलिसीज से सब लोग परेशान हो चुके थे। अब उसने कोई गलती की होगी जिसका उस पर इल्ज़ाम लगा और फाइनली जुलाई 1794 में ही वॉज हेल्ड गिल्टी एंड ही वॉज ऑल्सो गुलिटेंड, यानी कि रॉबस्पियर का भी अंत हो गया। तो इस तरह से रॉबस्पियर की सरकार यानी कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी रूल्स ओवर फ्रांस। अब ये आपको अगले पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 17 पे। तो जैसे ये जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हुई, ख़त्म हुई, तो जो वेल्दी लोग थे फ्रांस के, उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं फ्रांस के ऊपर। और इन वेल्दी लोगों ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाया अपना, जिसका नाम रखा गया डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कंसिस्टेड ऑफ 5 मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स थे, एक की जगह 5 मेंबर्स रखे गए फ्रांस पर रूल करने के लिए। और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली तो थी ही, जो पहले बन चुकी थी किंग लुइस 16 को जिसने हटाया था। तो 5 लोग और लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर अब फ्रांस पर रूल करती है। लेकिन ये जो डायरेक्टरी के मेंबर्स थे, इनकी कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से बनी नहीं, आपस में इनके हमेशा झगड़े रहते थे। तो फाइनली लेजिस्लेटिव असेंबली ने डायरेक्टरी को डिसमिस कर दिया, यानी कि डायरेक्टरी ख़त्म। अब जब डायरेक्टरी भी ख़त्म हो गई तो फ्रांस पर रूल कौन करे? तो इस प्रकार आगमन हुआ हमारे नेपोलियन बोनापार्टे का। ही सॉ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रूल ओवर द फ्रांस, कि अब तो कोई रहा नहीं, तो उसने फ्रांस पर रूल किया। अब नेपोलियन की एंट्री होती है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या किया फ्रांस में। तो चलिए पेज नंबर 18 पे आ जाइए आप लोग, जिसका हेडिंग है डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन? क्या कोई वुमेन ने भी रेवोल्यूशन की, क्रांति की, बदलाव किया फ्रांस में? तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अब वुमेन के बारे में इसमें ये लिखा है कि वुमेन शुरू से ही पार्टिसिपेंट्स रही थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फ्रांस की मूवमेंट्स में भाग लेने के लिए। उनका भी काफ़ी योगदान रहा। तो वुमेन, ख़ास तौर पर जो थर्ड एस्टेट की वुमेन थी, उनको अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। जैसे कि एज ए मेड काम करना दूसरे के घरों में, या फिर लॉन्ड्रेसेस मतलब कपड़े धोने का काम करना, और कुछ प्रेस वगैरह का काम करना, फ्लावर बेचना मार्केट में, वेजिटेबल्स बेचना, बच्चों की देखभाल करना। तो काफ़ी हार्डशिप सही थर्ड स्टेट की वुमेन ने। उनको कोई एजुकेशन राइट भी नहीं था, पढ़ाने का तो उनका सवाल ही नहीं था। सिर्फ जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की वुमेन थी, जो वेल्दी या फिर वेल्दी लोगों की वुमेन थी, वेल्दी लोगों के घर में, ओनली दे हैड राइट टू गेट एजुकेशन, सिर्फ वही पढ़ लिख सकती थी। तो वुमेन ने इस उम्मीद में मूवमेंट्स में हिस्सा लिया कि शायद उनके पार्टिसिपेशन से उनकी स्थिति पर कोई असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने फ्रांस की मूवमेंट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किया। और वुमेन ने इसके अलावा गवर्नमेंट पर फोर्स डालने के लिए कुछ क्लब्स भी बनाए, काफ़ी क्लब्स बनाए उन्होंने, जिसकी वो मेंबर बनी। नियरली उन्होंने 60 वुमेन क्लब बनाए, जिनमें से मेन क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे इनका मेन क्लब हुआ करता था। और वुमेन की मुख्य डिमांड्स में से एक मेन डिमांड ये थी कि दे शुड बी गिवन राइट टू वोट लाइक मेन, जबकि उनको क्या डिक्लेयर कर दिया था, पैसिव सिटीजन्स, कि दे कुडंट वोट। पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बताया था आपको,
तो उसमें ये भी बताया था कि जो वुमेन थी देवर कंसीडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स। तो उनकी ये भी डिमांड थी कि उनको अगर वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कुछ खड़े होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन जीत कर बैठेंगी वुमेन और अपने लिए कुछ कर पाएंगी। तो इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशंस में भाग लिया। तो ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो रॉबस्पियर की बनी थी उसने कुछ नहीं किया वुमेन के लिए, उसने काफ़ी बदलाव किए। तो इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए क्या किया। तो पहला पॉइंट इसका, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्रिएटेड स्कूल्स फॉर वुमेन, उनके लिए स्कूल खोले गए और एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई फॉर ऑल गर्ल्स। इसके अलावा वुमेन वर गिवन राइट टू चूज़ देयर हस्बैंड, मैरिज का राइट उनको दिया गया, डाइवोर्स के लिए लॉस बनाए गए। वुमेन की कोई ज़बरदस्ती मैरिज नहीं करवा सकता था किसी भी आदमी से उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, यह भी उनके फेवर में किया गया। इसके अलावा वुमेन्स को अब जॉब्स के लिए भी ट्रेंड किया जाने लगा और उनको छोटे मोटे बिजनेस करने की भी परमिशन मिल गई। तो रीन ऑफ टेरर के समय में भी वुमेन की पार्टिसिपेशन चलती रही, मूवमेंट्स चलती रहीं, लेकिन उनको राइट टू वोट रॉबस्पियर गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया। और ये फिर स्ट्रगल वुमेन की लगभग अगले नेक्स्ट 200 ईयर्स तक चली और फाइनली फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट इन 1946, 1946। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का कि व्हेन डिड फ्रेंच वुमेन गेट राइट टू वोट। तो ईयर यू हैव टू लर्न 1946। Now page number 21 NCERT, our topic is the abolition of slavery, यानी कि गुलामी का अंत। तो आप जानते हैं कि पहले लोगों को गुलाम बनाया जाता था, एज ए गुड, उनको सामान की तरह कंसीडर किया जाता था और उनको बेचा जाता था। ख़ास तौर पर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी वहाँ से ट्रक्स में भर कर उनके ऊपर निशान लगाकर, मार्क लगाकर, चिन्हित करके बहुत सारे काले लोगों को शिप्स में जानवरों की तरह भरकर दूसरे शहरों में, यूरोपियन शहरों में ख़ास तौर पर भेजा जाता था ताकि उनको एज ए स्लेव उनसे काम करवाया जा सके। तो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फ्रांस की या दूसरे यूरोपियन देशों की कुछ कॉलोनीज़ थी कैरेबियन में, कैरेबियन आइलैंड्स जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ वगैरह है, उनकी कॉलोनीज़ के कुछ नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि मार्टिन क्यू, गुडाब्लोप एंड सैन डोमिंगो। ये 3 मेन जगह थी जहाँ पर, ये मेन 3 जगह थी जहाँ से फ्रांस में या यूरोप में क्या क्या आता था, टोबाको आता था, इंडिगो आता था, शुगर एंड कॉफ़ी आती थी। और यहाँ पर मतलब प्लांटेशन थी इन चीज़ों की, और ये सब प्लांटेशन इन यूरोपियन से नहीं लगवाई थी। आपको पता है प्लांट्स कितने बड़े बड़े होते हैं प्लांटेशंस में, इट नीड लॉट ऑफ वर्कर्स टू वर्क देयर। लेकिन जो फ्रांस के या यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, वर्कर्स थे, दे वर रिलेक्टेंट टू गो देयर। रिलेक्टेंट मतलब झिझकते थे वहाँ जाने से, वो कहते थे हम इन गर्म जगह पर नहीं जाएंगे या फिर हम यहाँ से क्यों जाएं। तो इसलिए गुलामों की ज़रूरत पड़ती थी ताकि ये गुलाम लोग उन प्लांटेशंस में काम कर सकें और ये सब ग्रो कर सकें, इंडिगो, टोबाको वगैरह। तो इस वजह से एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इन विच 3 कंट्रीज़ द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्टेड। तो इसका आंसर है यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। और ये ट्रेड शुरुआत हुआ इसका 17th सेंचुरी में। तो जो मर्चेंट्स थे यानी कि व्यापारी थे, वो बोर्डियक्स और नेंट्स, ये दोनों इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैप वर्क के लिए भी और वैसे भी, कि 2 पोर्ट्स आपको बताने हैं अफ्रीकन कोस्ट पर जहाँ से स्लेव ट्रेड होता था। तो वो थे बोर्डियक्स एंड नेंट्स, ये आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों पोर्ट से गुलामों को भरा जाता था शिप्स में और ख़रीदा किससे आता था? तो ये जो बोर्डियक्स और नेंट्स जगह थी, यहाँ पर जो लोकल शेफ्टेंस थे, शेफ्टेंस मतलब चीफ मुखिया यहाँ के, ये लोग अपने ही यहाँ के लोगों को गुलाम बनवा कर बेच देते थे एक हैवी अमाउंट के बदले में। तो इस तरह से जो सिटीज़ थी बोर्डियक्स और नेंट्स की, ये एक बहुत ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का कारण बनी फ्रांस और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से स्लेव ट्रेड होता था काफ़ी हैवी अमाउंट में। तो अब इस स्लेव ट्रेड पर
जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनमें भी काफ़ी बहस चलती रहती थी, कंट्रोवर्सी चलती रहती थी कि ये स्लेव ट्रेड बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो काउंसिल के लोग थे वो थोड़ा हेजिटेट करते थे स्लेव ट्रेड को बंद करने के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिच लोग थे, उनका तो काम ही नहीं स्लेव से चलता था। लेकिन फाइनली ये डिसीजन लिया गया 1794 में कि स्लेव ट्रेड वुड बी अबॉलिश्ड फॉरएवर। तो स्लेव ट्रेड बंद कर दिया गया 1794 में। लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय नहीं टिकी गुलामों के लिए, क्योंकि उसके बाद हमारे नेपोलियन बोनापार्ट जी आ गए और उन्होंने स्लेव ट्रेड दोबारा शुरू कर दिया। तो नेपोलियन और उसके आगे की कहानी अब अगले लेक्चर में आपको सुनने को मिलेगी। टिल देन बाय।